Welcome to presentation on Kotak ESG Opportunities Fund। कोटक ESG Opportunities Fund का NFO आया था 20 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच में, और अभी 18 दिसंबर से वो लगातार कंटिन्यूअस सेल परचेज के लिए ओपन हो चुका है। तो अभी हाल में आपने देखा होगा कि बहुत सारे ESG कैटेगरी के फंड जो आ रहे हैं, जो थीमेटिक कैटेगरी में आते हैं, और फंड हाउस जो है सेबी की गाइडलाइन के अनुसार थीमेटिक कैटेगरी में कितने भी फंड लॉन्च करता है, ऐसी उनको जो है आज़ादी दी गई है। और ये ESG कैटेगरी ऑल ऑफ ए सडन पर्टिकुलर हो गई। उसके बारे में पहले भी हमने एक फंड आदित्य बिरला का जो ESG फंड का NFO आया था, उसके बारे में जानकारी शेयर किया था। अभी कोटक म्यूचुअल फंड हाउस के बारे में और इस पर्टिकुलर ESG कैटेगरी और ESG अपॉर्चुनिटीज फंड के बारे में चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ। Fact, figure and opinion in the presentation video are based on information available in different agencies and public domain and published in good faith. Viewer in their own interest may like to cross-check and verify information from concerned source before making any financial commitment. Stock market investment are subject to market risk. Consult your financial advisor before committing any money. तो कोटक म्यूचुअल फंड, कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड जो है उसका 98 में ऑपरेशन शुरू किया, और इनका जो है 30 नवंबर को AUM 2,17,315 करोड़ है, और इस प्रकार से ये करीब 5वीं सबसे बड़ी AMC है। और जो सभी म्यूचुअल फंड में होता है, आपको ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से प्रोफेशनल मैनेजमेंट, डाइवर्सिफिकेशन, लिक्विडिटी, कन्वीनियंस और टैक्स एफिशिएंसी का फायदा मिलता है। इसमें खास ये है कि ये कोटक महिंद्रा बैंक स्पॉन्सर्ड म्यूचुअल फंड है, तो उसमें जो है इन्वेस्टर को कन्वीनियंस मिलता है, एक्सक्लूसिव जो बैंक कस्टमर को मिलती है। और ये इसका एसोसिएशन रहा है ओल्ड म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस और सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन के साथ में, जो इनके लार्जेस्ट शेयर होल्डर होते थे। तो कोटक की क्या स्कीम है, और ये जो कैटेगराइजेशन हुआ 6 अक्टूबर को, उसके बाद में कोटक म्यूचुअल फंड के पास क्या क्या स्कीम है, उनकी हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। तो कोटक में एक सबसे बड़ा जो उनका AUM है, जो उनकी फ्लैगशिप स्कीम है इक्विटी कैटेगरी में, उसका है नाम कोटक, वो मल्टी कैप कैटेगरी में, जिसका नाम है कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड। ये स्कीम लॉन्च हुई थी 11 सितंबर 2009 को, और इसमें 32,440 करोड़ असेट अंडर मैनेजमेंट है एज ऑन 30 सितंबर। उसके अलावा जो बड़ी स्कीम इनकी है वो है कोटक इमर्जिंग फंड, वो है मिड कैप कैटेगरी में, जो लॉन्च हुई थी 30 मार्च 2007 को। उसमें 8,654 करोड़ AUM है। और उसके अलावा जो भी हैं बाकी छोटी छोटी हैं लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड है जो 2004 में लॉन्च हुई थी, उसमें 4,365 करोड़। लेकिन सबसे पुरानी जो स्कीम है इनकी कोटक ब्लू चिप जो लार्ज कैप कैटेगरी में है, वो 29 दिसंबर 1998 को लॉन्च हुई थी, और उसमें 1944 करोड़ है। इसके अलावा एक इनकी इंटरेस्टिंग स्कीम है, वो है कोटक स्मॉल कैप, जो 24 फरवरी 2005 को हुई थी और लॉन्च हुई थी, और 2,154 करोड़ उसमें है, और परफॉर्मेंस वाइज जो बहुत अच्छा एक फंड जो है देखने में नजर आया है वो। बाकी डिविडेंड यील्ड कैटेगरी को छोड़ के बाकी सभी कैटेगरी में जो है इनकी स्कीम जो है। और अभी जो कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप को अभी जो नया लॉन्च हुआ है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में कन्वर्ट करने की इनकी योजना है, सेबी को अप्लाई किया हुआ है, और अभी अप्रूवल आने के बाद उसका जो है प्रोसेस शुरू हो जाएगा। 6 अक्टूबर 2017 का सेबी का जो कैटेगराइजेशन का सर्कुलर था, उसमें मल्टी कैप कैटेगरी के लिए बोला गया था कि ये मल्टी कैप फंड जो है स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं टू द एक्सटेंट ऑफ 65% इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट पे। लेकिन वहां पे एक पर्टिकुलर सेक्टर जो भी लार्ज कैप, मिड कैप के लिए अलग जो मिनिमम मैक्सिमम कुछ स्पेसिफाई नहीं किया गया था। तो उसमें क्या हुआ है कि फंड हाउस ने बहुत सारे फंड हाउस ने लार्ज कैप में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया, और उसको लेके सेबी को चिंता हुई, और सेबी ने जो है 11 सितंबर को एक सर्कुलर जारी किया, जिसमें जो है मैक्सिमम मिनिमम लिमिट जो है हर एक स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप के लिए स्पेसिफाई कर दिया। उसके क्या है फंड हाउस ने फिर सेबी को रिप्रेजेंट किया, और उसके बाद जो एक नया कैटेगरी लॉन्च हुआ जो 6 नवंबर को सर्कुलर जारी किया, जिसमें नया कैटेगरी जो है फ्लेक्सी कैप फंड का लॉन्च हुआ। तो उस फ्लेक्सी कैप फंड कैटेगरी में ये जाने की अभी जो है बहुत सारे मल्टी कैप अभी कोशिश कर रहे हैं, और उसी सीरीज में जो DSP म्यूचुअल फंड ने 28 जनवरी और एक्सिस म्यूचुअल फंड ने 31 जनवरी डिक्लेयर कर दिया उसको अपना मल्टी कैप को फ्लेक्सी कैप में कन्वर्ट करने का, और कोटक AMC ने जो सेबी को अप्लाई किया हुआ है, अप्रूवल होने के बाद वो इंप्लीमेंट होगा। तो ये जो डेफिनेशन था
हाँ, यहाँ पे आप देखते हैं मल्टी कैप का डेफिनेशन में जो पुराना जो डेफिनेशन था वो यही था, 65% ऑफ टोटल एसेट इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। वो बाद में आया 25-25 का जो अभी लेटेस्ट है। सेक्टोरल फंड जो है फ्लेक्सी कैप को जो कैटेगराइज किया गया है उसमें क्या बोला गया, उसमें भी वही है जो 65, जो बेसिकली आपका क्या है कि जो डेफिनेशन पहले मल्टी कैप की थी वो फ्लेक्सी कैप की डेफिनेशन हो गई और मल्टी कैप की डेफिनेशन चेंज होगी, बेसिकली ये हुआ है। तो मगर ये ईएसजी कैटेगरी जो आई है ये है थीमेटिक फंड में आई है। तो थीमेटिक फंड में जो है उसमें क्या है, पर्टिकुलर थीम में 80% इन्वेस्टमेंट इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में होना चाहिए। तो ईएसजी कैटेगरी थीमेटिक में है और थीमेटिक और सेक्टर कैटेगरी में फंड हाउस को फ्रीडम है कि कितना भी स्कीम लॉन्च कर सकते हैं। इसीलिए जो 30 सितंबर तक जो है थीमेटिक और सेक्टर कैटेगरी में 95 स्कीम एग्जिस्ट करती थी जिनका एम 65,000 करोड़ था, जो एक काफी बड़ा था दूसरी जो स्कीम है उनके मुकाबले। लेकिन उसमें जो कुछ आपको देखने की ज़्यादा मॉनिटरिंग की और ज़्यादा उसमें ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है, वो जैसे जैसे हम इसमें आगे जानकारी शेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ईएसजी फंड जो है एक नाम एक नया है, कोटक का ये कहना है कि वो इसमें लीड है, क्योंकि सभी फंड अभी ईएसजी फंड लॉन्च कर रहे हैं। तो अभी जब अगर यदि आपने सोच लिया कि ठीक है हम भी ईएसजी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो किस में करें, तो आई थिंक उसमें कोटक में इन्वेस्ट करना एक अच्छा डिसीजन हो सकता है। लेकिन प्रोवाइडेड आपने सोच लिया कि आपको ईएसजी कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करने का इच्छा है और आप चाहते हैं कि आप उसमें पैसा लगाएं और एनवायरमेंटली सोशली रिस्पॉन्सिबल कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करें। तो ईएसजी फंड में क्या करते हैं कि फोकस क्या रहता है कि कंपनी पैसा कैसे बनाती है, कितना बनाती है ये इम्पोर्टेंट है जरूर, और वो कितना कैसे बनाती है ये है कि वो आपको कैसे भी पैसा नहीं बनाना है, ऐसी कंपनियों में निवेश करना है जो एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल है, सोशली रिस्पॉन्सिबल है और कॉर्पोरेट गवर्नेंस में अच्छी है। और तो उसमें क्या है कि थोड़े सडन रिस्क वगैरह का जो संभावना कम हो जाती है। तो एनवायरमेंटल आप जानते हैं, कार्बन इमिशन, क्लाइमेट चेंज, एनर्जी एफिशिएंसी, वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, बायोडाइवर्सिटी, डिफोरेस्टेशन वगैरह इस दिशा में काम करती हैं। और सोशली रिस्पॉन्सिबल डाटा प्रोटेक्शन, प्राइवेसी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, लेबर, जेंडर डाइवर्सिटी, ये सब बहुत सारी इशूज रहती हैं, वो गवर्नेंस में ध्यान देती हैं। इस तरह की कंपनियों को जो है ईएसजी पैरामीटर्स के में उसका जो है इवेल्यूशन करके उनको सेलेक्ट किया जाता है। पोर्टफोलियो जो बनाने के लिए जो इनका कहना है कि जो टोटल करीब 5,000 लिस्टेड कंपनियां हैं उनमें से 506 कंपनियां मिलेंगी जो नंबर ऑफ ट्रेड मार्केट कैप जिनका 1,500 करोड़ से ज़्यादा है। सेकेंड स्टेज में फिल्टरिंग करेंगे तो उसमें रिसर्च कवरेज में 350 है, इसमें है 516 में से 350 का स्टॉक है जिनमें अच्छा रिसर्च कवरेज है। उसके बाद ईएसजी एम्बिट में आने वाली कंपनियां जो हैं उनको लिया जाएगा और उस हिसाब से 40 से 60 स्टॉक जो है ईएसजी स्कोर में जो अच्छे होंगे उनको सेलेक्ट किया जाएगा। ये इसका पोर्टफोलियो बनाने के बारे में जानकारी दिया हुआ है फंड हाउस ने। तो अभी जानना ये है कि क्या ये ईएसजी इन्वेस्टमेंट आपका वैल्यू एडिशन करता है या नहीं करता है। तो इसमें जो देख रहे हैं कैलेंडर 19 में तो ईएसजी आपका जो निफ्टी ईएसजी 100 ईएसजी का रिटर्न कम है जो दूसरे निफ्टी 100 से निफ्टी 50 से के मुकाबले में, बाकी सभी साल में जो है ज़्यादा है रिलेटिवली। तो इसमें जो सबसे पुराना फंड हमको देखने में आता है सभी फंड में, तो एसबीआई के पास एक फंड है मैग्नम इक्विटी ईएसजी फंड, जो पुराने एक फंड को इन्होंने कन्वर्ट किया ईएसजी थीम के अंदर। तो उनके पास 5 साल 3 साल और 1 साल के रिटर्न का बेंचमार्क के साथ कंपैरिजन किया हुआ है। बेंचमार्क जो है जो निफ्टी जो 100 ईएसजी बेंचमार्क इन्होंने सेलेक्ट किया है वही उसका भी बेंचमार्क है। तो वो बेंचमार्क रिटर्न से कम ही रिटर्न है 5 साल में भी देख लीजिए, 10 के बदले 6 है और 9 से 4 है, 24 के 1 साल में 24% के बजाय 12 है। तो मतलब बेंचमार्क से रिटर्न जो है कम है। ये ईएसजी कैटेगरी में भी जरूरी नहीं कि आप ईएसजी कैटेगरी में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है।
और दूसरी बात ये है कि जो ईएसजी की जो प्रोसेस है, रिसर्च प्रोसेस, उसमें बीच में जो क्या क्या आते हैं चीज़ें, आपके बीच में जब डाटा आपके पास आती है, अगर ये जो इवेल्यूशन करने के लिए, वो कंपनी डाटा को फिर मीडिया न्यूज़ के थ्रू इवेल्युएट किया जाता है, फिर एनजीओ रिपोर्ट के थ्रू, उसके बाद एनालाइज करके और फिर जो है फाइनली जो आपका ईएसजी रेटिंग बनता है, जिससे जो आपको एक्सक्लूड होगा आपका स्टॉक पोर्टफोलियो में या नहीं होगा, ये डिसीजन लिया जाएगा। तो कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप इनका जो फ्लैगशिप स्कीम है, उसके बारे में इन्होंने किस तरह से एयूएम बढ़ाया, तो और उसको अभी क्योंकि फ्लैक्सी कैप जैसा पहले चर्चा किया है कब में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसमें तो लार्ज कैप में मेजर इन्वेस्टमेंट था, और इनका ये कहना है कि हम जो अक्रॉस मार्केट कैप मैनेज करते हैं, तो उसमें मेजोरिटी लार्ज कैप में था और थोड़ा मिड कैप में था, जैसा आप असेट एलोकेशन के बारे में भी आगे कुछ हम शेयर करेंगे जानकारी। तो ऐसा इनका मानना है कि हम अक्रॉस मार्केट कैप में अच्छा है कोटक का, मगर ये जो दे हैव प्रूवन इन दी रेस्पेक्टिव कैटेगरी, सी इफ यू देखते हैं कि कोटक इमर्जिंग फंड जो मिड कैप फंड है उसकी परफॉर्म बहुत अच्छी है, कोटक स्मॉल कैप फंड है उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, और कोटक मल्टी कैप फंड जो स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड है इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी थी, जब तक जो है वो सेबी का जो चेंज वाला जो चक्कर आ गया, उसके बाद से परफॉर्मेंस में थोड़ा सा जो है गिरावट इसकी देखने में आई है। तो ये कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप और ईएसजी अपॉर्चुनिटीज के जो पैरामीटर जो है काफी काफी हद तक जो सिमिलर टाइप के हैं, तो इसलिए इनका विश्वास है फंड हाउस का कि जब हम कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप में अच्छे से मैनेज करके एक बहुत बड़ा असेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब कैटेगरी में सबसे ज्यादा एयूएम हम अगर अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो कोटक ईएसजी में भी हम उस तरह का एयूएम फंड्स अट्रैक्ट करेंगे और अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर कर पाएंगे, और उस सेम फंड मैनेजर इन्होंने रखा है। तो फिल्टर क्या लगाएंगे उसमें, जो ये पैरामीटर्स दिए हुए हैं, उसके बाद ईएसजी फिल्टर लगाया जाएगा, वैल्यूएशन फिल्टर, सेक्टर सिलेक्शन, और उसके बाद फिर स्टॉक सिलेक्शन, इस तरह से इसका प्रोसेस रहता है। तो अभी जब हमने इनका जो बेंचमार्क है वो निफ्टी 100 ईएसजी, तो उसमें जो ईएसजी स्कोर हैं, ईएसजी स्कोर सेक्टर के वो किस तरह से वेरी करते हैं टाइम टू टाइम, ये ग्राफिकली इसमें दिया हुआ एक पेपर एनएससी की वेबसाइट पे अवेलेबल है, जिससे लिया गया है। तो आप देखिए जो फाइनेंशियल सेक्टर था जो अभी ईएसजी का पार्ट है, तो फाइनेंशियल सेक्टर में 2018 के बाद कितने स्कैम और क्या क्या सब आए हैं, बहुत सारी कंपनियां जो है वो अभी 1/10 वैल्यूएशन पे चली गई, तो वो इसमें दिखाया हुआ जनवरी 18 में एकदम जो है बहुत सारा डाउन हो गया, जो फाइनेंशियल सर्विस वाला जो स्कोर है वो डाउन हो गया। और फार्मा में भी जो देखते हैं एक लगातार जो है बहुत सारा वोलेटिलिटी बना रहता है। तो बिजनेस सस्टेनेबिलिटी ऐसा मानते हैं कि ईएसजी स्कोर, अच्छे स्कोर वाली कंपनियों का बिजनेस सस्टेनेबिलिटी और रिस्क कम होगा, इफिशिएंसी अच्छा होगा, और लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबिलिटी उनका रहेगा। कैपिटल कॉस्ट घट जाएगी क्योंकि उनको जो है ये रिस्क एलिमेंट घटने से इफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी, रिटर्न बढ़ जाएगा, इस तरह का माना गया है, जिसकी वजह से जो ईएसजी के बहुत सारे फंड आपको देखने को बाजार में। तो हमने क्या किया इसमें, जो बाकी जो आपके जो डाइवर्सिफाइड कैटेगरी के फंड होते हैं उनकी, और कोटक के थीमेटिक कैटेगरी के फंड है उनमें, और डाइवर्सिफाइड कैटेगरी में दूसरे फंड, उनमें कोटक के मैनेज फंड की क्या स्थिति है, और जो थीमेटिक फंड में क्या स्थिति है, और ईएसजी फंड में एज सच क्या परफॉर्मेंस है, उसका कंपेरिजन इस टेबल में किया हुआ है। तो 4 मल्टी कैप फंड हैं जिनमें जो है कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप जो है वो टॉप 4 में नहीं आता, फिर भी हमने इसको कंपेरेटिव पर्पज के लिए दिखाया हुआ है, और उसका कारण यही है कि ऑफ लेट इसकी जो परफॉर्मेंस जो है खराब हो गई। ईयर टू डेट इज ओनली 9.5% अगेंस्ट द टॉपर रिटर्न ऑफ 30%, और 1 ईयर में भी हुई, 1 ईयर और ईयर टू डेट अभी तो करीब करीब एक जैसा ही हो गया है। पहले जो परफॉर्मेंस 5 ईयर और 10 ईयर में इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा, तो अभी बिकॉज ऑफ दिस रेगुलेटरी इंटरवेंशन थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम देखने में आया। बाकी कैटेगरी जो भी लार्ज कैप में जो ब्लू चिप है वो 5 साल के रिटर्न देखते हैं तो चौथे नंबर पे आती है, और सिमिलरली मिड कैप कैटेगरी में इनका कोटक इमर्जिंग फंड है वो 5 साल के रिटर्न देखते हैं तो तीसरे नंबर पे आती है। स्मॉल कैप कैटेगरी में कोटक स्मॉल कैप ऑल फंड्स में जो है दूसरे नंबर में 5 साल में आती है। इसके अलावा जो इनके फंड है कोटक अपॉर्चुनिटी फंड है, उसका भी परफॉर्मेंस जो है ठीक ठाक है। कोटक इसका
कॉन्ट्रा फंड है उसका भी परफॉर्मेंस जो है 5 साल में 13% रिटर्न है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस माना जाएगा। फोकस इक्विटी अभी थोड़ा नया है, उसका 1 साल का ये अभी इसमें डाटा दिया हुआ है। इसके अलावा ईएसजी कैटेगरी में 2 फंड का इसमें अभी जो 6 महीने पुराना हो गया है, एक्सिस ईएसजी फंड और एसबीआई मैग्नम ईएसजी जो बहुत पहले से कन्वर्ट किया हुआ है, तो उसकी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है। 3 साल 5 साल में 11% है, 3 साल में भी 9% ही है, तो कुछ खास मतलब आपको उस थीम में जाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट तो नहीं मिल रहा, ऐसा देखने में प्रीमियम फेसी नजर आ रहा है। तो कोटक ईएसजी फंड में पहली बार आपको सोचना है कि ईएसजी फंड में जाना है नहीं जाना, दूसरा कोटक ईएसजी फंड में जाना है कि नहीं जाना, इस बारे में हमारी लगातार इसमें चर्चा चल रही है। तो कोटक म्यूचुअल फंड जो है सभी कैटेगरी में है, डिविडेंड कैटेगरी को छोड़ के, और मोस्ट ऑफ द फंड देयर फंड आर टॉप परफॉर्मेंस रेस्पेक्टिव कैटेगरी, जैसे आपने देखा उसमें स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, लार्ज कैप हो, सभी में उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। और थीमेटिक कैटेगरी में इनके 2 हैं, उनकी पैट्रोनाइजेशन बहुत अच्छा नहीं है, ईयूएम भी कम है। एसबीआई का ईएसजी फंड जो काफी दिनों से है उसकी परफॉर्मेंस जो है बिलो बेंचमार्क है, पहली बात तो ये है। और जो बाकी जो डाइवर्सिफाइड फंड है उनसे कुछ बेहतर नहीं है। तो ये प्रूव करता है कि आप ईएसजी कैटेगरी में जाएंगे तो जरूरी नहीं कि आपको परफॉर्मेंस बेटर मिले। और लेकिन और तीसरा ये कि कोटक एज ए फंड हाउस जब डिविडेंड टैक्सेबल हो गया, तो जबकि कुछ फंड जो जिनको हम रेस्पॉन्सिबल फंड मानते हैं उन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर करना बंद कर दिया, मगर कोटक ने ऐसा नहीं किया और जो है वो जो डिविडेंड डिक्लेयर करते रहे। उसके अलावा जो है असेट एलोकेशन की बात जहाँ तक सवाल है, तो कोटक ने जो है मल्टी कैप फंड में असेट एलोकेशन वो मतलब क्योंकि रेगुलेटरी में लिमिट नहीं थी, तो उसको लेके उन्होंने लार्ज कैप में ज़्यादा रखा और मिड कैप में तो 24-25% ही रखा, लेकिन स्मॉल कैप में कुछ नहीं रखा। उस तरह का असेट एलोकेशन में इन्होंने जो है मल्टी कैप, इट इज नॉट ट्रूली मल्टी कैप फंड अगर उससे जाएं हम उसकी। और उसके अलावा जो यहाँ पे वही हमने ईएसजी फंड का परफॉर्मेंस को दिखाया हुआ है जो पहले ही जिसकी चर्चा कर चुके हैं। तो इसका जो है फंड के बारे में जानकारी ये है कि नाम कोटक ईएसजी अपॉर्चुनिटी फंड है, ओपन एंडेड फंड है। उसके अलावा जो है इसमें बेंचमार्क जो है निफ्टी 100 ईएसजी इंडेक्स ट्राई, फंड मैनेजर हर्षा उपाध्याय। तो ईएसजी जो इनका बेंचमार्क निफ्टी 100 है, हमने उसका जानकारी करने का कोशिश किया। तो क्या है, निफ्टी 100 ईएसजी इंडेक्स इज डिजाइन टू रिफ्लेक्ट परफॉर्मेंस ऑफ कंपनीज विद इन निफ्टी 100 इंडेक्स बेस्ड ऑन ईएसजी स्कोर। तो निफ्टी 100 में जो इंडेक्स जो कंपनी है वही इसमें निफ्टी 100 ईएसजी में रहेंगी, और वो 100 उसमें नहीं रहेंगी क्योंकि कुछ एक्सक्लूड हो जाएंगी। और अभी जो रिपोर्ट अवेलेबल है उसके हिसाब से 88 कंपनी, मतलब 12 कंपनी जो है वो एक्सक्लूड होगी। तो आपका जो इफ यू आर गोइंग इन दिस, तो आपका जो इसमें कंस्टिट्यूएंट में से 12 कंपनी एक्सक्लूड हो गई। अगर उनमें कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो उसमें आप आपका इन्वेस्टमेंट जाएगा नहीं, अगर आपने ईएसजी में निवेश करने के बारे में सोच लिया। उसके अलावा जो है जो सेक्टर वेट है, फाइनेंशियल सर्विस में 31% है, आईटी में 18, जो सेक्टर वेट है निफ्टी का उसी तरह का इसका सेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। और ये स्टॉक्स इसमें दिया हुआ है। इसके अलावा जब हम इसका ग्राफ देखते हैं तो एज इट इज 2011 से दिया हुआ है, और इंडेक्स जो है 1 अप्रैल 2011 से बेस वैल्यू 1000 के हिसाब से शुरू किया गया। और इसमें जो है निफ्टी 100 ईएसजी इंडेक्स कि क्राइटेरिया क्या होते हैं कि स्टॉक शुड फॉर्म पार्ट ऑफ निफ्टी 100, कंपनी शुड हैव एन ईएसजी स्कोर, और कंपनी विद ए कंट्रोवर्सी रेटिंग ऑफ 4 and 5 विल बी एक्सक्लूडेड। तो उसमें कंपनियों की जितनी भी निफ्टी 100 में कंपनी है उनको 1 से 5 के स्कोर में रखा गया, और जिनका 4 और 5 स्कोर होगा ऐसी कंपनियों को उसमें से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, जिनका 1 2 3 होगा वो रहेंगी। तो इस तरह की 88 कंपनियां, 100 में से 88 कंपनियां हैं जो निफ्टी ईएसजी 100 का पार्ट है। नाम नंबर 100 है मगर कंपनियां वहां पे 88 है। तो इसमें मेनली क्या है, जैसे कंपनी एंगेज इन बिजनेस टोबैको, अल्कोहल, कंट्रोवर्शियल वेपन, गैम्बलिंग वगैरह, इनको जो एक्सक्लूड किया जाएगा। और नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट 88 है, कल वो 90 हो सकते हैं या 85 हो सकते हैं। तो अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक में आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और उसका ईएसजी रेट क्या बोलते हैं स्कोर अगली रिव्यू में घट गया, मतलब 4 में चला गया, तो निफ्टी ईएसजी से निकल जाएगा, तो उसमें फिर आपको बाहर निकलना पड़ेगा। ये एडिशनल काम जो है फंड मैनेजर के लिए हो जाता है। तो ये जानकारी था जो कोटक ईएसजी फंड के बारे में। तो ईएसजी फंड
ऐसे रिस्पॉन्सिबल एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन इट इज बहुत अच्छा एक आइडिया है। लेकिन जब आप निवेश करते हैं तो उसमें ये फंड मैनेजर जो है आपका, उसके पास एक फ्रीडम जो है थोड़ी घट जाएगी, क्योंकि वो एक कुछ कंपनियों को उसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा जिनका ESG स्कोर कम है। और उस प्रकार से जो स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, इसलिए रिटर्न के एवेन्यू उतने टू दैट एक्सटेंट एब्सोल्यूट टर्म में बोले तो घट जाएंगे। और उसमें जो है लेकिन बिकॉज ऑफ सस्टेनेबिलिटी फैक्टर जो है इसका जो है आपका वोलेटिलिटी ऑफ रिटर्न जो है वो इम्प्रूव होने की संभावना इसमें है, जिसके लिए वजह से ये बहुत सारे फंड देखने को बाजार में मिल रहे हैं। तो ये सब जानकारी था इसके बारे में। आपको अगर वीडियो में दिया हो जानकारी अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो है इसके अलावा जो है हमारा ट्विटर हैंडल BSC2, उसमें जाके सारे हमारे वीडियो, लेटेस्ट अपडेट और संबंधित जानकारी वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट कोटक ESG फंड। थैंक यू वेरी मच।